बानो तू कुछ तो है ना। अम्मा ने डरते डरते अपनी नौब्याहता बेटी से पूछ लिया, मगर फिर पूछ कर खूब पछताई। वो तो आगे से भरी बैठी थी। माँ के सवाल पर फट पड़ी। अम्मा तुमने कितनी आसानी से कह दिया, खुश तो हो ना। मैं भला कैसे खुश रह सकती हूँ मियाँ फैजदीन के साथ। उसने चबा चबा कर शोहर का नाम लिया और साथ ही मुंह के जविये यूं बिगाड़े जैसे कोनेन की गोली निकाल ली हो। अम्मा शरीफ तो पहले ही बहुत बातें कर रहे हैं, खानदान भर में मजाक उड़ रहा है कि बानो की माँ ने क्या शाहकार चुना है बानो के लिए। अरे क्यों बातें कर रहे हैं खानदान वाले। मैं पूछती हूँ कि आखिर क्या कमी है फैजदीन में। पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है, शरीफ नफ्स है, बता क्या कमी है। अम्मा दबंग आवाज में बोली। माँ मैं कब कह रही हूँ कि उसमें कोई कमी है। कमी नहीं है बल्कि ज्यादती है। शर्म व हया की ज्यादती। मौसूफ के मुंह से वक्त रुमाल ही नहीं हटता। इतना तो आजकल गांव की गोरियां भी नहीं शर्माती जितना वो शर्माता है। अल्लाह मियाँ की गाय ना हो तो इतनी सी बात है जिस पर तू जलते तवे पर बैठी है। मैं तो समझी न जाने क्या हो गया। अम्मा के सीने से कब की रुकी हुई सांस खारिज हुई और दिल को भी यह कोना सुकून हुआ जिसमें अजब जब से सर उठा रहे थे। वो थोड़ा शर्मीला है तो क्या हुआ, शर्म हया तो किरदार की खूबी होती है। अरे मैं कहती हूँ कि अगर वो शर्म हया वाला है तो तू भी कुछ हया कर ले। उस दिन नंद की दावत पर कैसे पटर पटर जबान चल रही थी तुम्हारी। मैं तो वहां बैठकर हर घर को हो रही थी क्या सोता होगा तुम्हारा नंदोई के दीद हवाई सी दुल्हन है। न झिझक न लिहाज हो सकता है कि बाद में बीवी को ताना दे दिया हो कि कैसी भाभी ढूंढ के लाई हो, बातों की मशीन हो जैसे। अपनी तरफ से तो अम्मा ने अच्छी खासी खिंचाई थी मगर वो भी बानो थी जरा जो शर्मिंदा हुई हो। उल्टा हाथ नचाकर बोली, अम्मा वो जमाने गए जब दुल्हने शर्म से आदत बटा खा जाती थी। अब तो बेजा शर्माने को बुरा ख्याल किया जाता है। उसको उतारने ही असल फन है। जबकि तुम्हारे दामाद मौसूफ तो खाला और चची की दावत पर मुंह में यूं घुंघनियां डालकर बैठ गए जैसे जबान में उधार रखवा कर आए हों। बानो वो बेचारा गैर खानदान से है, आहिस्ता आहिस्ता ही सभी से मनूस हो जाएगा। अम्मा फारिया का शोहर भी तो गैर खानदान से है, आते ही कैसे सबसे घुल मिल गया है, तमाम कजन के साथ फ्रेंड्स के ग्रुप में शामिल हो गया है, इतने मजे मजे की पोस्ट शेयर करता है। और नगोड़ा काम धंधा तो कोई करता नहीं, हजारों एकड़ जमीन जरिए ठेके पर चढ़ा रखी है, वेला बैठा इसकी आमदनी खाता है। जबकि फैज बेचारा तन तनहा इतनी बड़ी वर्कशॉप चलाता है, इसके पास इन फजूलियात के लिए टाइम कहाँ होता है। फिर तुम क्यों मुकाबला कर रही हो फारिया के मियाँ का अपने मियाँ के साथ। हर इंसान की अपनी अलग शख्सियत और मिजाज होता है। फैज थोड़ा खामोश तबे बच्चा है। अम्मा ने अपने तय उसे निहायत आसान से समझाया मगर वो बदस्तूर बेजारी से बोली, अम्मा तो कुछ भी कहो फैजदीन मेरा आइडियल नहीं है। लफ्ज आइडियल पर अम्मा के कान खड़े हो गए। वो सीधी सादी सी घरेलू खातून थी, गहराई से उसका लफ्ज का मतलब तो नहीं जानती थी मगर इतना उसको जरूर पता था इसी आइडियल के चक्कर में खानदान भर की लड़कियां अच्छे खासे रीतों को चलता कर देती थी, जिनमें बानो भी शामिल थी। वो तो इतनी देर से उसे नौबियाहता होने की रियायत दे रही थी और पिचकार रही थी। बानो के मुंह से यह लफ्ज सुनकर उसका खून खौल उठा। उन्होंने मुरवत लिहाज को भलाए ताक रखा और अपनी अजली जलाली फितरत में आते हुए कड़क कर बोली, देख बानो ये आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने बहुत शरीफ और सुलझा हुआ मर्द तुम्हारी किस्मत में लिखा है। न चुपरी मत कर। मैं उन माओं में से नहीं जो बेटियों के मुंह से उनके शोहरों की बुराइयां सुनकर उन्हें शह देती हैं। ये चप्पल देख रही है, तेरी ही शादी पर खरीदी थी, मार मार कर हशर कर दूंगी। खत्म कर ये रोना धोना। चूल्हे पर मैंने खीर चढ़ा रखी है, डब्बू में भरकर फ्रिज में रख, जाते हुए शोर और नंद के लिए ले जाना। अम्मा ने 2 मिनट में उसकी तबीयत साफ कर दी और फिर उठकर अपने कमरे की जानिब चल दी। बानो अपने अम्मा बाबा की चहेती सचड़ी आखिरी औलाद थी। बचपन से ही बहन भाइयों ने हथेली का चाला बनाकर पाला। कुछ फितरी तौर पर फितरी वाकई हुई थी।
कुछ बेजा लाड प्यार और हिमाकत ने मिजाज में बिगाड़ पैदा कर रखा था। गली मोहल्ले के बच्चों को खूब मार पीट कर भें भें करती घर में दाखिल होती थी। अम्मा तड़प उठती और गली में निकलकर बगैर तहकीक और तफ्तीश किए भानों के हाथों से बच्चों को मजीद 2-4 धमोके जड़ के देती। यूं इसकी तबीयत में जारहानापन पुख्ता होता चला गया। वो तो जब बड़ी हुई और तमाम बहन भाई अपने अपने घर के हो गए और अम्मा को अकेले ही इसके नाज नखरे उठाने पड़े, मिजाज की हट धर्मी झेलनी पड़ी, तो अंदाजा हुआ कि तरबियत में कितनी बड़ी कमी रह गई है। फिर उन्होंने हतल मकदूर कोशिश की, मगर फौरी तौर पर सुधारना मुमकिन नहीं था। शादी का मरला आया तो मजीद आजमाइश का सामना करना पड़ा। यूं तो खानदान में बहुत से लायक फाइक लड़के मौजूद थे, मगर चंदे आफ्ताब चंदे महताब बहनों का रिश्ता किसी ने न डाला और सभी बाला ही बाला इधर उधर ब्याहे गए। आखिर लड़कों के माओं ने खाली खाली हुस्न का अचार तो नहीं डालना था, सीरत की भी कुछ न कुछ खूबियां सभी को दरकार थी। उधर बानों को अपने किताबी चेहरा, गुलाबी आंखों और सुर्ख सफेद रंगत पर नाज था। उधर लड़कों की माँ जिसकी 6 गज लंबी जुबान से खास थी। खानदान से मायूस होकर अम्मा ने रिश्ता कराने वालियों की मुट्ठी को गर्म किया तो आए रोज बाहर से कोई न कोई रिश्ता हाथ पकता, मगर यहाँ पर भी बानो बीबी की जुबान के जौहर बात बनते बनते बिगाड़ देते। लड़के की माँ तो आते ही इसके हुस्न पर फरीफ्ता हो जाती। माशाअल्लाह बहन, आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, मगर मेरा बेटा भी कोई कम खूबसूरत नहीं। लड़के की माँ की जबान बानों के हुस्न की तारीफों के साथ साथ अपने बेटे की खूबसूरती और रंगो रूप पर कसीदा पड़ रही थी। हालांकि बानों ने खुद सुना होता है कि पिछली शाम बड़े भैया अम्मा से कह रहे थे कि अम्मा, लड़के का रंग बहुत दबता हुआ है, मगर यहाँ तो लड़के की माँ उसे फवाद खान साबित करने पर तुली नजर आई। फिर जब लड़के की माँ ने कहा कि मुझे तो अपने बेटे की तस्वीर सितारों में नजर आती है, तो सामने बैठी बानों से ये मुबालगा या जानना थी, तो वो अम्मा की तमाम हिदायत को नजरअंदाज करते हुए झट बोल उठी, आंटी, आप चांद सितारों को खामखा जहमत न दें। अगर आपको इतना ही शौक है तो अपने बेटे की तस्वीर पर बूट पॉलिश वाली डब्बी पर छपवा दें। है क्या? लड़के की माँ का तेजी से समोसा मुंह की तरफ ले जाता हुआ हाथ हवा में मलक होकर रह जाता। अम्मा इस पर एक तेज घूरी डालकर बात बदल देती। अरे बहन, आप ये क्या कबाब तो चखें, अपनी बानों ने बनाए हैं। बस करें अम्मा, आंटी 4 तो खा चुकी हैं, अब और कितने खाएंगी? बानों का जब्त जवाब दे जाता। वो दरअसल कबाब लजीज है। खातून थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती। मेरे बेटे को भी कबाब बहुत पसंद है, हमारे घर आओगी तो रोज बनाकर खिलाया करना। खातून कुछ गुमान होती। आंटी, आए रोज इतनी मेहनत नहीं होती, वो तो बकर ईद पर खुला गोश्त दस्तयाब था तो मैंने बना लिया, वरना बाजार से 1200 का डब्बा आता है, आप वहाँ से खरीद लिया करना। अब तो वाकई लड़के की माँ की हिम्मत जवाब दे जाती और वो कानों को हाथ लगाती रुखसत हो जाती। बाद में अम्मा के हाथों बानों की खूब दुर्गंध बनती, मगर वो बात न आती। खानदान भर में बानों की सिर्फ अपनी एक तायादाद फारिया से ही बनती थी। दोनों थी भी हम उम्र और हम जमात। फारिया का तो कब का रिश्ता एक मकबूल जगह ठहर भी चुका था, हालांकि वो कबूल सूरत थी और इसी बात का अम्मा को कलक था। फिर आखिर कुदरत उन पर भी मेहरबान हो गई। हुआ कुछ यूं कि एक रोज शाम बानो और फारिया ने मिलकर खूब खट्टे पानी वाले गोलगप्पे खाए। बानो का तो फौरन एहसास गला आ गया और साथ ही बुखार ने भी आ लिया। अगले दिन ही रिश्ते वाले एक रिश्ता लिए आ पहुंची। इस बार लड़के की बहन हमरा थी। सीधी सादी भली सी दिख रही थी। बानो का भी दुखते गले की वजह से बोलना मुहाल था और अम्मा के लिए एक तरह से मकामी शुक्र था वो बुखार से मुंह सर लपेटे थी। लड़के की बहन ने चादर को हटाया तो लड़की का हुस्न देखकर मबहूत रह गई और अम्मा का पल्लू ही पकड़ लिया। वैसे भी उसे भाई की शादी की जल्दी थी, क्योंकि हाल ही में उसकी माँ का इंतकाल हुआ था और वो अपना घर बार छोड़कर वालिदैन का संभाल रही थी। अगर उसे जल्दी थी तो अम्मा को इससे भी ज्यादा जल्दी थी। रिश्ता माकूल था, लंबी चौड़ी ससुराल का टंटा ना था।
बेटे और दामादों ने तहकीक के बाद मसबर रिपोर्ट पेश की तो अम्मा ने रिश्ता पक्का करने में देर न की और लड़के की बहन के इसरार पर तारीख भी तय कर दी। भानु तो इस अफरा तफरी पर हक्का रह गई, मगर इस बार अम्मा के तेवर निहात जा रहा न थे। उन्होंने इसकी एक न सुनी तो उसने झट फारिया की मदद के लिए बुलवाया तो वो दौड़ी चली आई। चाची, आपको क्या हो गया है? यूं हथेली पर सरसों क्यों जमा रही हैं? कौन कह रहा है कि हथेली पर सरसों जमा रही हो? अच्छी तरह से देखभाल कर ही रिश्ता तय किया है। अम्मा ने फारिया के एतराज को चुटकियों में उड़ाया। फिर भी चची जान, लड़के की बहन से उसकी कोई तस्वीर वगैरह ही मंगवा लेती। फारिया फिर मिनमिनाई, हमारे यहाँ इन खराफात का रिवाज नहीं। इसके भाई और बहनोइयों सभी ने पसंद किया है। क्या उसे हम पर एतबार नहीं? अम्मा समझ गई कि फारिया किसकी जबान बोल रही है, इसलिए उन्होंने बानो को घूरते हुए बराह रास्त कहा तो वह दोनों अपनी जगह पर खुशियाँ कर रह गई। शोमई किस्मत, इस दौरान लड़के की बहन का चक्कर भी नहीं लगा। अचानक उसके तमाम बच्चों को खतरे ने आ लिया तो उसने चूड़ी और जूती का नाप रिश्ते करवाने वाली मासी के हाथों ही मंगवा लिया। खानदान के बड़ों के बाहमी सलाह मशवरे से बानो और फारिया की एक ही तारीख पर शादी तय पा गई। दोनों के अरूसी लिबास भी एक जैसे ही थे, मगर देखने वाले देखते ही रह गए कि बानो पर तो एक अलग ही रूप चढ़ा था। अगर बानो हुस्न की परी थी तो इसका दूल्हा भी कामकूब नहीं था। वो सर झुकाए बैठी थी और इधर उधर से उसके कानों में पड़ते सतासी जुमले इसके डूबते उभरते दिल को सुकून बख्श रहे थे। शादी के शुरू के दिन तो बहुत हंगामा खेज रहे, कभी यहाँ दावत तो कभी वहाँ दावत। खानदान उसका और फारिया का चूंकि एक ही था, इसलिए मैके की हर दावत में उनके साथ फारिया और उसका मियाँ भी मधुओ थे। फारिया का मियाँ शौक तबीयत कांट खट सा बांका सजीला नौजवान था। ऐसे चुटकुले छोड़ता कि महफिल मिनट में गश्ते ज़फ़रान बन जाती, जबकि उसका मुकाबले में बानो का शौहर फैज़-दीन एक खामोश तबाह और लिए दिए मिजाज का मालिक था। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद एक कोने में बैठ जाता। बानो को नए नवेले मियाँ की ठंडी ठार तबीयत और संजीदगी बुरी तरह से खटकती। फारिया के मियाँ की मौजूदगी में तो वो कुछ ज्यादा ही दबोच में सा महसूस होता। यूं औरत खुद को अपने मजाज खुदा के मिजाज के मुताबिक ढाल लेती है। बानो भी ऐसा कर गुजरती अगर बीच में फारिया और उसका मियाँ ना होते, या फिर फारिया को ही घड़ी घड़ी अपने मामूलात बानो से शेयर करने की आदत न होती। बानो, फरहान मुझे हर रोज एक सुर्ख गुलाब गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल सारा खान के शौहर फलक शबीर की तरह है। सच्ची वो दिल महसूस के रह जाती। फैज दिन तो जब वर्कशॉप से घर वापस आता तो उसके हाथों में ताज़ा सब्जी और गोश्त वगैरह के चापर होते। उसके मैसेज भी कुछ इस किस्म के होते, पानी वाला मोटर चला दो, चेक करो जरा पिछला गेट खुला न रह गया हो। दूध वाले को उसके पैसे याद से दे दिए। एक दिन इसने खुद ही ढीठ बनकर गजरों की फरमाइश कर दी। अगले दिन ही ले आया, मगर छापर चुटकी से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। बानो, प्लीज इस तरफ परे जाकर खोलना, मुझे खुशबू से एलर्जी है। फौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं। उसके तमाम रोमानवी जज्बात का बेड़ा गर्क हो गया और गजरे वहीं पड़े सूखते रहे। 4 दिन बाद काम वाली ने उसको डस्टबिन की नजर कर दिया। वो अक्सर सोचती कि उसने अपने जीवन साथी का जो खाका जहन में बना रखा था, फैज दिन उससे कितना मुख्तलिफ था। फिर उसकी जहनी रूह नामहसूस अंदाज में भटक कर फारिया के शौहर फरहान की जानब चली जाती। वो उसके आइडियल के कितना करीब करता। उसे फारिया की किस्मत पर राशि कहा था, शायद इजलत में अम्मा ने उसके साथ ज्यादती की थी। फारिया के भाई और बाबत को अल्लाह ताला ने शादी के तकरीबन 10 साल बाद एक चांद सा बेटा अता किया। खानदान भर में खुशी की लहर दौड़ गई। 7वें दिन बच्चे का अकीका पर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया, जिसमें बानो और उसका मियाँ भी मौजूद थे। ताया और ताई जी के घर में खूब रौनक और मौज मेले का समा था। ताई जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। इतने अरसे बाद दादी बनने का अरमान जो पूरा हुआ था, इस मौका पर हिजड़ों को न जाने कहाँ से खबर हो गई। उनका तो गोल का गोल ही उमड़ आया। मुबारकबाद वसूल करने ताई जी ने भी एक तगड़ी रकम बच्चे पर वार कर उनकी झोली में डाल दी। नौजवान पार्टी मचल गई कि जब इतनी भारी भरकम मुबारकबाद दी है तो थोड़ी बहुत इनकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। नाचार ताई जी को इजाजत देनी पड़ी। फिर क्या था, लड़कों ने सोफे और मेज इधर किए और ऐन वक्त में 2-4 मैट्रेस ऊपर तले
डाल कर स्टेज बना दिया। सीटियों और तालियों की गूंज में डांस शुरू हुआ। बानो ने इस हंसते गाते माहौल पर उड़ती फिरती नजर डाली तो हर कोई मगन नजर आया। एक कोने में फारिया और उसका शौहर सेल्फियां बना रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। फकत फैज़दीन नदाल था, वो तो जनान खाने की सिमत आया ही नहीं था। ताई जी को मुबारकबाद देकर ड्राइंग रूम में ही जाकर बैठ गया था। अब बानो ने ड्राइंग रूम में झांका तो वो वहाँ भी नहीं था। गालिबन ताया जी के हमरा मस्जिद चला गया था। वो जी भर कर बदमजा हुई। यकदम टीवी लॉन्च में सीटियों और तालियों की गूंज में बेपनाह इजाफा हो गया और साथ ही शोर शराबा भी बढ़ गया। शायद कोई नया आइटम सॉन्ग शुरू हुआ था। वो तेज तेज कदमों से टीवी लॉन्च की तरफ चली आई और दरवाजे पर पहुंचकर ठटक गई। हिजड़ों के हमरा दीवानावार बेबाकाना अंदाज में नाचता हुआ वो वही था। हाँ वही फारिया का शौहर फरहान। उसे हैरत का झटका सा लगा। उसके खानदान के तमाम मर्द तो सोम सलात के पाबंद थे। उसने कहाँ देखे थे ऐसे हिजड़ों की बाहों में झूमते मर्द। उसने एक बार फिर गौर किया तो उसका अजब मज़हका खेज साहुलिया भी निगाहों में आ गया। उससे पहले उसने शायद गौर ही नहीं किया था। वो तेज पीले रंग की शर्ट पहने हुए था। एक बाजू में रंग बिरंगे बैंड्स थे। बालों की कुछ आवारा लटों को इकट्ठा पोनी बांध रखी थी। वो इर्द गिर्द से बेनियाद मदहोश सा महवर रक्स था। अपने जुनून में उसे ना तो सामने हंसी से लोट पोट होती हुई लड़कियां नजर आ रही थी और ना ही मुंह पर दुपट्टा रखकर अपने कहकों का गला घोंटती हुई औरतें। क्या ऐसा होता है आइडियल? उसने एक झुरझुरी सी ली और साथ ही क्षम से उसकी आंखों के सामने ऊंचे जवार फैज़दीन का वजीहा सा सरापा आ गया। सफेद वराक कमीज, शलवार पर काली वास्केट और झुकी झुकी बाहया निगाहें। आइडियलिज्म का भूत पास पास हुआ पड़ा था और उसका दिल उसे मलामत कर रहा था कि वो एक जायज रिश्ते के होते हुए एक नामहरम को सोती रही थी। सही कहा था एक दानिश्वर ने, कुदरत इंसान को फूलों का एक गुलदस्ता देती है मगर वो अपनी नाशुक्री फितरत की बदौलत अपना दामन कांटों से भर लेता है। खयानत तो खयानत ही होती है, चाहे वो सोचों की हद तक क्यों न हो। उसने वहीं खड़े खड़े सच्चे दिल से अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगी और फिर हल्की फुल्की सी होकर अपनी नशिस्त पर बैठने लगी तो दूसरी रो में बैठी हुई अम्मा पर उसकी नज़र पड़ी। वो भी बहुत कुछ जताती हुई निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। उसने शर्मसार होकर अपना सर झुका लिया। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।